ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकेंड, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्लास नंबर दूसरा। इससे पहले हमने क्लास 1 आपको करवाया था। तो आज इस चैप्टर से जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिए हैं। शुरू करते हैं क्लास को। जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हो चुके हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि हमारी वॉइस आप सब तक पहुंच पा रही होगी। नवल कुमार जी, गुड मॉर्निंग। देखो, आज का सबसे पहला सवाल क्या है कि कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या कोई नया पैराग्राफ बनाना है, तो कंट्रोल के साथ में कौन सी कुंजी को प्रेस करना होगा। देखो, कैल्क के अंदर जो सेल होती है उसमें यदि हमें कोई नई लाइन चाहिए, मतलब उसी सेल के अंदर हम एक न्यू लाइन में लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जयति गौतम जी, गुड मॉर्निंग। फैसल खान जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। यदि हम कैल्क की किसी सेल में कुछ लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ ट्रिपल सी टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। टाइप करने के बाद हमने क्या प्रेस किया, एंटर की को प्रेस कर दिया। तो जैसे हमने टाइप किया, हमारा कर्सर अब नीचे नई सेल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रिपल सी लिखा, इसी सेल के अंदर एक नई लाइन बने जिसमें बीसीसी लिखें, उसी सेल में एक न्यू लाइन में हम लिखें, तो कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना पड़ेगा। तब आपको केवल एंटर नहीं दबाना है, कंट्रोल के साथ में एंटर की को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, सेम सेल, उसी सेल में एक न्यू लाइन से लिखना प्रारंभ कर दोगे। ठीक है, तो उसी सेल में लिखना है, तो हम कंट्रोल के साथ में एंटर की को दबा लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। 26 का सी बता रहे हैं ना, आपका डी होगा। टैब की से क्या होता है ना, टैब की से तो हम जिस सेल में है उसके आगे वाली सेल में पहुंच जाएंगे, भाई अगली सेल में पहुंच जाएंगे। पर हमसे कह रहा है कि ना उसी सेल की नई लाइन बनाना है इसी में कुछ लिखा और इसी के नीचे एक न्यू लाइन में लिखना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जरा समझा दीजिए, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा कौन सा आपका राइट आंसर होगा। स्प्रेडशीट के लिए बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो आपको बतानी है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी, ODS होता है। पहले भी बताए हैं आपको, डॉट ODS होता है। इसको बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के नाम से इसको जाना जाता है। तो डॉट ODS ये सभी को याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये आपको बताना है। कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, फटाफट से आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एक बार हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको थोड़ा दिखा दें। ठीक है, तो हम अभी कैल्क ओपन हमने कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर कैल्क आपको नजर आ रहा होगा। अब यदि हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे पहले हम ये बॉर्डर लगा देते हैं सो आपको ना अच्छे से दिखे, सेल्स विजुअल हो जाए ठीक से। अभी देखो सेल आपको नजर आ रही हैं। अब हम जैसे यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हमने इसके अंदर लिखा है ट्रिपल सी और एंटर प्रेस किया, तो देखा ट्रिपल सी जैसे लिखा, एंटर प्रेस करते ही कर्सर हमारा जो है वो नीचे वाली सेल में आ गया। पर हमें इसी सेल में कुछ और लिखना था, तो हम क्या करें, एंटर करते ही तो नीचे जा रहे हैं, पर उसी सेल में लिखने के लिए हम कंट्रोल एंटर कर देंगे, तो VCC लिख सकते हैं। कंट्रोल एंटर कर देंगे तो और हम कुछ लिख सकते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देना। तो देखो एक ही सेल में सारे आपने लाइनें लिख दी हैं। पहली लाइन में CCC, फिर VCC, फिर CCC। तो अगर एक ही सेल के अंदर एक न्यू लाइन में लिखना है, जैसे ट्रिपल सी लिखा फिर BCC न्यू लाइन में लिखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना पड़ेगा। तो हम फिर नीचे उसी सेल के अंदर एक न्यू लाइन में लिख पाएंगे। केवल एंटर दबा देंगे तो नीचे आ जाएंगे, टैब दबा देंगे तो सेल आगे चले जाएंगे। शिफ्ट के साथ में
यदि आप जो है टैब प्रेस करते हैं तो आप बैक जाते हैं, देखो शिफ्ट के साथ मैं टैब दबा रहा हूं तो आप जिस सेल पर हैं उससे पीछे वाली सेल पे जाते हैं, और शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली टॉप पर जाते हैं। ठीक है, जैसे कर्सर हमारा यहाँ है और शिफ्ट के साथ एंटर दबाया तो ऊपर वाली सेल पे गए, केवल एंटर दबाया नीचे, केवल टैब दबाया सामने, शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो एक स्टेप पीछे। ठीक तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। कह रहा है कि कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो भाई 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। जो सेल पता है, जो सेल एड्रेस है, वो 3 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है और एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। जैसे यहां देखो रिलेटिव सेल रेफरेंस की क्या पहचान होगी, सेल रेफरेंस मीन सेल एड्रेस, जैसे B5 किसी का सेल पता है तो भाई B5 ये रिलेटिव हो गया। देखो कोई भी सेल पता जब बनेगा तो हमेशा उसमें याद रखना है जो कॉलम होते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से आपके ये है, कॉलम का नाम A रखा है, कॉलम का नाम B और C। अब इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, ऐसे रो का नाम अलग अलग पड़ा हुआ है। हम यहाँ टिक करते हैं और हमने कहा ये बताओ इसका नाम बताओ क्या है, हमने जैसे यहाँ टिक कर दिया और हमने इसका नाम आपसे पूछा तो आप कहोगे कि सर देखो ऊपर क्या है, इसमें B है और लेफ्ट में इसका 2 है, तो हम इसका एड्रेस लिख देंगे B2। इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, B2 हो गया। हम कहें यहाँ बताओ तो आपने कहा सर इसका A1 हो गया, क्योंकि टॉप पर देखो A, लेफ्ट में 1। हमने कहा अच्छा फिर इसका बता दो, ये जो C है इस वाले बॉक्स का बता दो, तो आपने ऊपर C देखा, इधर थर्ड देखा तो आपने कहा C3। तो ये तो सेल एड्रेस हो गए या सेल रेफरेंस हो गए। ठीक है, या हम इसी में एक सवाल और करें कि ये बताओ यहां से लेकर और यहां तक का बता दो, तो आपने कहा A1 कॉलन C1, ये सेल रेफरेंस हो गया। कैसे, A से लेकर के C तक का पूरा रेंज पूछ लिया आपने तो A1 से C1 हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई यहां पर A से लेकर और यहां तक का एड्रेस पूछे, यहां तक का, तो आप करोगे A1 कॉलन C1 नहीं करोगे, अब यहां तक C के सामने 3 आता है तो A1 कॉलन C3 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस बोलते हैं, और ये एक सेल रेफरेंस है, मतलब कहां से कहां तक एक रेंज बता सकते हैं, तो ये सेल का एक एड्रेस या रेफरेंस आप इसको मानेंगे। अब ये 3 प्रकार के हैं, तो यदि केवल V5 है तो इसको रिलेटिव बोलते हैं। अगर आपका जो कॉलम लेटर कौन सा है, ये देखो कॉलम लेटर कौन सा है, कॉलम लेटर आपका ये है, 5 क्या है, रो नंबर है, लेकिन इससे पहले यदि डॉलर का सिंबल है, इससे पहले डॉलर का सिंबल है और इससे पहले डॉलर का सिंबल है, तो अब ये कैसा हो गया है, अब ये हो गया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, अब इसको कॉपी करने पर क्या होता है, ये सेल पता चेंज नहीं होता है, ये सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, पर इसको कॉपी करने से सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। रिलेटिव कब होगा, जब ये लेटर है कॉलम का और ये रो नंबर है 5 है ये, ठीक है ना, जब किसी एक में होगा डॉलर, केवल किसी एक को ही लॉक किया जाएगा तो वो आपका मिक्स्ड होगा। जैसे यहाँ V5 लिखते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ डॉलर सिंबल लगा दिया केवल V के आगे, तो देखो कॉलम को तो यहाँ इन्होंने लॉक कर दिया, रो को लॉक नहीं किया, तो ये अधूरा है भी ना, क्योंकि ये मिक्स्ड है, इसमें रिलेटिव भी है और इसमें एब्सोल्यूट भी है। ठीक है, एक रिलेटिव हो गया पार्ट, एक एब्सोल्यूट हो गया। तो जब दोनों रो के सामने और कॉलम लेटर के सामने डॉलर का सिंबल रहेगा तो वो आपका एब्सोल्यूट रहेगा, एक में रहेगा तो मिक्स्ड रहेगा, और डॉलर सिंबल किसी में नहीं रहेगा तो वो रिलेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, कराए फ्लोर 1109,11 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। फ्लोर फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, क्या जवाब होगा इसका, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, रबिया खातून जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा क्लास आज लेट हुई थी, बट आप लोग भी मुझे लगता है और लेट आए हैं क्लास में, क्योंकि 9:15 9:10 के आसपास क्लास स्टार्ट हुई थी आज। ठीक है, और कल आपकी क्लास बच्चों हो नहीं पाई थी, तो कल वाली क्लास नहीं आज वाली क्लास मिल रही है, और जो कल क्लास थी वही आज हो रही है। बाकी रिकॉर्डेड क्लास जो थ्योरी की आती है वो 2 दिन से अपलोड नहीं हो पाई थी, वो हम आज अपलोड करवा देंगे, उनको देख लेना। जितना भी छूटा है आपका रिकॉर्डेड क्लास वो सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला है 1100, कैसे 1100 आया, देखो 1109,11 इसको हल करना है। जब भी फ्लोर फार्मूला आपके सामने आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, तो कैसे हल करोगे ये सोचना पड़ेगा ना आपको। तो देखो हमेशा क्या करना है, इस वाली वैल्यू को सेकेंड वाली वैल्यू से भाग देना है,
यानी 1109 को हम 11 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अच्छा, भाग देकर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या 11 से 1109 डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल है। तो आपने कहा 11 से 1109 तो नहीं कटेगा। अच्छा, यदि नहीं कटेगा तो फ्लोर कहता है कि ऐसा करो, एक एक क्रम जो है कम कर लो, घटते क्रम में आ जाओ नीचे। फिर क्या कर लो, 1108 को ट्राई मारो जरा, कटेगा? आपने कहा ये भी नहीं कटेगा। फिर हमने कहा और नीचे आ जाओ, 1107, 1106, 1105, 1104। फिर आपने कहा नहीं सर, अब 1100 ही वो नंबर है जो कट जाएगा। तो 1100 डिवाइड हो गया, जो डिवाइड हो गया वहीं रुक जाओ, वही हमारा आंसर है। तो 1100 ही हमारा आंसर है। क्लियर? अच्छा, ये हमें कैसे समझ आया कि हमको नीचे ही जाना है, घटते क्रम में जाना है, बढ़ते क्रम में नहीं जाना है? ये फ्लोर बता रहा है। फ्लोर कह रहा है कि नीचे की तरफ चलो। फ्लोर मीन फर्श होता है, तो ऐसे आप आइडिया लगा लो कि जब भी फ्लोर वाला क्वेश्चन होगा, फर्श नीचे हमेशा होगी। ठीक है, तो नीचे एक एक नंबर नीचे डाउन करेंगे और फिर काट कर देखेंगे, कट जाएगा तो ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ऐसे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ऐसे तो हम फिर कहाँ तक ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, है ना? ऐसे 10-20 नंबर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो है आंसर आ पाएगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन इसका ये है कि जैसे 1109 यहाँ दिया है और 11 यहाँ दिया है। क्लियर? ध्यान से सुनना, सोल्यूशन इसका क्या है। हमने पहले तो ट्राई करना है 11 से 1109 को ही, बट वो नहीं डिवाइड हो रहा, हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोर की कंडीशन में एक एक नंबर नीचे आएंगे। ठीक है, अब हमारे सामने जो ऑप्शन दिए होंगे उनको हमें देखना है, क्योंकि भाई देखो आंसर तो हमारे ऑप्शन में ही दिया है, 4 में एक ही होगा। तो मैक्सिमम जो ट्राई हम करेंगे, मैक्सिमम जो अटेम्प्ट हम करेंगे वो 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं। भाई हम इनको काट के देख लेंगे, इनको डिवाइड करके देख लेंगे, इनको भी हम सबसे पहले जो सबसे नजदीक है उसको देखेंगे, जो सबसे छोटा है। क्योंकि 1100 के बाद भी कोई ऐसा नंबर है नीचे जो 11 से कटेगा, ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि 1100 छोड़ के फिर कोई नंबर उठा लो, तो गलत हो जाएगा। 1100 के बाद वो पहला नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब 1109 के जस्ट बाद हम 8 वाले को चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको यदि वो ऑप्शन में है तो 1109 के बाद। अच्छा, 1111 ऊपर देखो, तो ये तो संभव नहीं है। आप सोचो कैसे सर इसको कट कर दिया, क्योंकि फ्लोर दिया है तो 1109 से छोटा ही वैल्यू होगा जो हमारा आंसर बनेगा, ऊपर तो नहीं हो सकता है। तो एक तो हमने ऐसे काट दिया, तो अटेम्प्ट हमारा कम हो गया। हाँ जी, जीरो भी इसमें नहीं होगा, 11 से तो कोई नंबर कटेगा ही कटेगा, तो 2 चले गए। अब 1100 यहां दे रखा है, 1110 दे रखा है। आपने 1109 काटा, नहीं कटा, फिर तुरंत 1110 पर आपकी नजर पड़ी, इसको काटा, नहीं कटा, अब बचा कौन सा, 1100, यही आपका आंसर हो गया। फिर आंसर कौन सा हो गया, 1100 गया। तो थोड़ा सा रीजनिंग की तरह इसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मुझे लगता है। और यहाँ अटेम्प्ट भी अगर सारे नंबर यहाँ दिए हैं मान लेते हैं, और सारे नंबर 1100 से छोटे भी हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कितना होगा, 4 होगा। ठीक, 4 ही तो होगा। और हो सकता है चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचे हो ही ना, तब तक आंसर आपको मिल जाए, तो दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में ही आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक प्रकार का ये थोड़ा सा लॉजिक समझा दिया हमने कि कैसे इसको जल्दी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में होता है? पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है वो कौन से मेनू के अंदर आपको मिलता है? बताइए। सत्यम जी गुड मॉर्निंग, आप सबको गुड मॉर्निंग जो बच्चे क्लास में आए हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं सत्यम जी। सर क्या थ्योरी क्लास का नोट्स भी बनाना पड़ेगा या नहीं? बना लेते हैं तो यार बहुत अच्छी बात होगी, फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सर मुझे जनवरी में फॉर्म भरा भरा है, मार्च में एग्जाम कब होगा? अच्छा, मार्च में बेटा एग्जाम का अभी डेट कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी डेट जो है वो कंफर्म नहीं है मार्च वालों बच्चों की। हो जाएगी तो आपको बता देंगे। अभी मार्च में काफ़ी समय है, अभी फरवरी का एग्जाम होना है, फिर अभी जनवरी का होना है, फिर फरवरी का, फिर मार्च का नंबर लगेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। और जो बच्चे टाइम जिनके पास है, नोट्स बना लो, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाओ, वो भी शॉर्ट में बनाओ करो। इतना सारा मतलब जो थ्योरी में हमने लिखा है ना सब पढ़ाने के लिए, वो सब ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखो, समझो हम क्या बोल रहे हैं। और जो बोल रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें जो लिखी नहीं होती हैं वो बोल के बता देते हैं, तो वो सब चीज़ें नोट करते जाओ अपना। तो शॉर्ट नोट्स बना लो। यहाँ पर डेटा होगा, किस मेनू के अंदर होता है? पाइवट टेबल जो है वो डेटा मेनू के अंदर आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम हाइट कितनी होती है? बताइए सर मुझे। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें कैल्क में अधिकतम हाइट तो 39.37 इंच होती है, याद रखना है।
यदि सेंटीमीटर में आता है तो इसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में बना लीजिएगा। इतना हाइट होती है सेल की, अधिकतम ऊंचाई है, मतलब सेल की अगर हाइट को इंक्रीज करो तो इतना ही मैक्सिमम कर सकते हो। याद रखना, ये सारे जो चीजें पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कैल्क विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते? कैल्क की जो विंडो है, जो स्क्रीन है कैल्क की, उसमें स्क्रॉल बार की संख्या कितनी होती है? स्क्रॉल बार तो आप जानते ही हैं, जैसे पेज को ऊपर नीचे करते हैं। सर मास्टर ई बुक का भी क्वेश्चन लर्न और प्रैक्टिस करनी, बिल्कुल करनी होगी। मास्टर ई बुक बहुत जबरदस्त है। आपको ट्रिपल सी की जो 1500 क्वेश्चन की मास्टर ई बुक आपके बैच में दी गई है, इसको यार पढ़ना शुरू करो। और हर दिन डेली नियम बना लो कि आप कम से कम उसके 3-3 4-4 पेज पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? या ऐसा करो कि 15 मॉडल पेपर हैं तो एक मॉडल पेपर एक दिन में फिनिश कर दो, तो 15 दिन में वो सब खत्म हो जाएगा। अब तक तो पढ़ लिए होते, वो तो आपके उसमें पढ़ा हुआ है, आपके बैच के अंदर दिया हुआ है। अब तक तो फिनिश कर दिया होता उसको। तो 15 मॉडल पेपर फटाफट से रिवाइज कर डालो, एक नज़र से सब पढ़ लो। ठीक है, मतलब जो कंटेंट पढ़ा दिया है कम से कम उतना सब कैप्चर करो, फिर एग्जाम में बैठो तो देखो कितना अच्छा लगता है। फिर आपको एग्जाम देते हुए मजा आएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी है 2। कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये आपको 2 मिलते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है। एमएस एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ एमएस एक्सेल पूछा है, कोई बात नहीं, आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ से भी सवाल 2 बन जाते हैं। तो हम एमएस एक्सेल का जो दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट है या जो आप कह लो फाइल है, इसको जब हम सेव करते हैं तो इसको किस रूप में सेव करते हैं? इसको वर्क फोर्स कहते हैं, इसको वर्क बुक कहते हैं, इसको वर्क टेबल कहते हैं, इसको वर्क ग्रुप कहते हैं। ये वैसे बहुत आसान है आपके लिए ऑप्शन। फटाफट से बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्क बुक। भाई इसको वर्क बुक कहते हैं। देखो एक्सेल हो या आपका जो है राइट वो कैल्क हो, पूरा जो है वर्कशीट जो होती है ना, उन सब का एक समूह है जिसको वर्क बुक कहते हैं। तो एक वर्क बुक जब ओपन करोगे ना, उसमें बहुत सारी सीट मिलेंगी। मतलब सीट 1 देखा होगा आपने, सीट 1, सीट 2, ये सब जो चीजें होती है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सब अलग अलग सीट हैं और इनका समूह ही क्या कहलाता है? पूरा वर्क बुक कहलाता है। एक बुक मान लो जिसमें बहुत सारी अलग अलग सीट दे रखी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित चिन्ह डैश के बटन को दर्शाता है। अच्छा, ये जो फार्मूला बार के बाईं तरफ एक बटन आप देख रहे हो, इस प्रकार का जो चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह किसको दर्शाता है? ये कैल्क में भी होता है और आपके एक्सेल में भी होता है। तो ये किसको दर्शाता है? ये जो चिन्ह है ये किसको दर्शाता है? जब भी आप फार्मूला लगाते हो तो ये चिन्ह जो है आपको देखने को मिलता है। किसको दर्शाता है ये बता दीजिए। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टैली का बैच लिया था या जो टैली का बैच लेना चाह रहे हैं? तो यदि आप टैली बैच परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप उससे ले सकते हैं। वो बैच मात्र 199 का है, जिसमें प्रॉपर टैली आपको सीखने को मिल रही है विद प्रैक्टिकल, क्योंकि सारा कुछ उसमें प्रैक्टिकली हम सिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल कुछ झंझट नहीं है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसे टैली में आप वर्क करते हैं, कैसे लेजर वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें और एक सर्टिफिकेट भी इसमें मिलेगा आपको यदि रजिस्ट्रेशन उसके लिए करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 15 जनवरी है। 15 जनवरी तक आप अभी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिसका फीस आपको अलग से पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस। और बैच लेकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो टैली भी सीख जाएंगे, साथ साथ में उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यदि आपको लेना है तो, या जिन बच्चों ने लिया है तो उनको तो पता ही होगा। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटर बटन। क्या होगा? ये एंटर बटन के समान काम करता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार मैं आपको यहाँ से कैल्क में लेकर वापस से चलता हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। देखो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल सम 4, 5। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो चिन्ह है इसकी बात हो रही है, ये मार्क्स है इसकी बात हो रही है। तो ये एक्सेप्ट का है, मतलब इस फॉर्म जो आपने ये लगाया है, फार्मूला यहाँ पे दिया है जो, उसको हमें एक्सेप्ट करना है।
दो तरीके हैं, एंटर प्रेस कर दोगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या यहाँ क्लिक कर देता हूं मैं, देखो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ वैल्यू हमारी 9 आ गई, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स में डैश सेल का पता प्रदर्शित होता है। जो आपका एक्सेल है उसका जो नेम बॉक्स है उसमें क्या होता है, सेल का पता, जो सेल का एड्रेस है वो डिस्प्ले होता है। तो एकदम सही बात है, बट कौन सी सेल का, ये तो सही बात है, बट कौन सी सेल का, जो सेल एक्टिव होती है। ठीक है, यानी जो सेल आपकी एक्टिव है उसका पता जो है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। एक बार मैं दिखा देता हूं, फिर से आपको लेकर आता हूं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। देखिए अभी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ चुके हैं और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला सेल है और इसका जो एड्रेस है वो हमेशा कहाँ दिखेगा, नेम बॉक्स में। ये तो फार्मूला बार है, इसमें हमेशा फार्मूला दिखेगा, यहाँ पे हमेशा क्या दिखेगा, फार्मूला दिखेगा, जो इसमें पड़ा होगा वो। पर यहाँ ध्यान से देखो, ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में क्या दिखेगा, हमेशा नाम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिख रहा है, E2 सेल है अभी, मतलब ये सेल हमारी कौन सी है, E2 सेल है। इधर देखो E है, इधर देखो 2 है, तो इसको बोलेंगे E2 सेल। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसका B2 बनना चाहिए, यहाँ देखो B2 आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ C2 आ जाएगा, नीचे में यहाँ क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो B और 8 आ जाएगा, तो यहाँ B8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेल का जो एड्रेस होता है वो हमेशा कहाँ दिखता है, वो हमेशा आपको दिखेगा नेम बॉक्स के अंदर। ठीक है, जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या रिजल्ट आएगा। क्या एक्सेल में फंक्शन है, फंक्शन ये है कि सम ए कामा 5 कामा 3 कामा 4, तो भाई इसकी वैल्यू आएगी, हैश नेम की एरर आएगी, बिकॉज आप जोड़ रहे हो और यहाँ वैल्यू में ए दे रहे हो, लेटर को दे रहे हो। तो जब सम आप लगाओगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करेगा, सो यहाँ एरर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, मतलब बाई डिफॉल्ट क्या ओरिएंटेशन लगा होता है, तो ये पोर्ट्रेट होता है। और एक्सेल या कैल्क दोनों सेम चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो इसको लैंडस्केप मोड में कर सकते हो, वो अलग बात है, पर ये रहेगा किसमें, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहेगा। क्योंकि जब इसका प्रिंट आप निकालोगे तो ये कैसा रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा। आप यहाँ जाओगे, देखो प्रीव्यू में दिखाता हूँ आपको, तो इस प्रकार से ये रहेगा। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, वो अलग बात है, कैसे चेंज करोगे। तो आप जैसे यहाँ फॉर्मेट में गए, इसके बाद यहाँ फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको पेज स्टाइल मिलेगा, पेज स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे, पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखो ध्यान से, अब आपको यहाँ सब नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देखिएगा कि भाई यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट पर टिक है ऑलरेडी। आप चाहो तो इसको लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हो, जैसे करोगे तो ये प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये पोर्ट्रेट दिखा रहा है, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखो बदल गया है। तो ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट पूछा था आपसे, तो बाय डिफॉल्ट ये जो है पोर्ट्रेट ही लगा होता है। निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की वैध श्रेणी नहीं है, चार्ट की वैल्यू कौन सी नहीं है, मतलब क्या चार्ट इसमें रेंज नहीं है। तो देखो सुपर चार्ट नहीं होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट तो है, बट सुपर चार्ट आपका नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की, यदि हमने किसी सेल का चयन किया है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबा देना, यदि सेल ऐड करनी है तो कंट्रोल के साथ में प्लस दबा लेना। तो माइनस से डिलीट और प्लस से ऐड कर सकते हैं। एक्सेल या कैल्क में सक्रिय सेल की सामग्री को कहां पर देखते हैं, यानी जो सेल आपका एक्टिव है उसका कंटेंट हमें कहां दिखेगा, तो पहले बताए थे फार्मूला बार में दिखेगा, या तो वहां पर फार्मूला दिखेगा या फिर उसमें जो कंटेंट है वो आपको दिखेगा। एक्सेल में चयनित सेल रेंज के लिए चार्ट बनाने की शॉर्टकट की, आपने एक्सेल के अंदर जो रेंज चयन की है उसमें कोई चार्ट अप्लाई करना है तो F11 दबा करके चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की, पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो जाए तो इसके लिए कंट्रोल के साथ में स्पेस बार हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो एक बार हम आपको वापस से चलकर दिखाते हैं जरा लिब्रे ऑफिस कैल्क में। जैसे यहाँ पर ना मुझे पूरा कॉलम, जैसे आप ई वाला कॉलम है या डी वाला कॉलम है, इसमें मैंने ट्रिपल सी लिखा है, इसको पूरा क्या करना है, सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो ये पूरा नीचे तक, कहाँ नीचे तक, 10,48,576 नंबर की जो आपकी सेल होगी नीचे, मतलब रो है, वहां तक सेलेक्ट कर दिया इसने, पूरा कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हैं तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है। चाहो तो ये शॉर्टकट की मत दबाओ, डी पर क्लिक कर लो तो भी पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है, मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। एंड 2 पर क्लिक कर दोगे या किसी सेल नंबर पर क्लिक कर दोगे तो पूरा आपका जो है, किसी रो नंबर पर क्लिक कर दोगे तो पूरा आपका रो सेलेक्ट हो जाता है। और इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाता है। आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार दबाओगे तो भी पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए दबाओगे तो भी पूरा वर्कशीट आपका सेलेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ कह रहा है कि स्प्रेडशीट के लिए निम्न में से कौन सा वैलिड नहीं है, स्प्रेडशीट में कौन सा मान्य नहीं है। तो स्प्रेडशीट में मेल मर्ज थोड़ी होता है, ये तो आपका वर्ड प्रोसेसर का है। मेल मर्ज किसका है? वर्ड प्रोसेसर का है, स्प्रेडशीट में नहीं होता है, ठीक है। देखो, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कैल्क में आप सेल को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी आपको बताया थे कंट्रोल के साथ प्लस दबाना, नई सेल आ जाएगी, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगी, अभी मैं आपको समझाया था। एक सेल या सेल की रेंज का कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे सेल है या सेल की रेंज है, उसका कोई नाम रखना चाहो रख सकते हो, हाँ जी रख सकते हैं। कैल्क सीट A3:A6 क्या दर्शाता है, ये मैं समझा देता हूँ नाम कैसे रख सकते हो। नाम के लिए मैं यहाँ बता दूँ एक बार, तो एक बार आप आ जाइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। देखो, अच्छा सेल रेंज पहले हम बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करी, ये तो विजुअल हो रहा होगा। तो अब ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, A2:F2, मतलब A2 से लेकर F2 तक एक पूरा सेल रेंज बन गया है, सेलेक्ट हो गया। पहला सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस हमेशा रेंज में दिखाता है। तो A2 के बाद B2, C2, D2, E2 सारे इसमें इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? A2F2 है। क्या इसका नाम बदला जा सकता है? हाँ जी, मैं यहाँ नाम इसका रख देता हूँ CCC, एंटर। तो अब इस रेंज का नाम हमने क्या रख दिया? CCC रख दिया। देखो, अब यदि हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर सीधे CCC डाल के एंटर मार देंगे, और जैसे CCC डाल के एंटर मारा, अपने आप उसने समझ लिया कि हाँ यार यही नाम रखा था इन्होंने, CCC, इसी सेल को पकड़ा। हम यहाँ पर एक और रेंज बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं VCC, एंटर। तो अब देखो, हम यहाँ CCC जब लिख के एंटर मारते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, पर जब हम BCC लिख कर मारते हैं एंटर तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो सेल का रेंज का नाम भी डिफाइन किया जा सकता है, आप आराम से इसका नाम डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हो, बाकी नेम रेंज का यूज करके भी आप जो है इसका इसको डिफाइन कर सकते हो, नेम रेंज का भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन दिया होगा नेम रेंज का, तो उसका यूज करके वहां पर भी जाकर आप इसका नाम जो है डिफाइन कर सकते हो, कहीं पे होगा डेटा मेनू में शायद होगा, हाँ ये है डिफाइन रेंज। यहाँ जब क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप रेंज को डिफाइन कर सकते हो, सेलेक्ट कर दो वैल्यू को, इसका नाम रख दो और ऐड कर दो, तो वो वहां से भी हो जाएगा। बाकी जैसे हम मैनेज नेम में जाते हैं, कंट्रोल F3 आप प्रेस करेंगे तो मैनेज नेम का एक बॉक्स खुल जाएगा, और जितना भी हमने नाम डिफाइन किया होगा वो यहाँ आ जाएगा। देखो, VCC और CC ये दो रेंज का नाम रखा था, उनका एड्रेस क्या है वो दिख रहा है यहाँ पे। सीट 1 का ये मामला है तो सीट 1 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आप इसको चाहो तो BCC का नाम कुछ और कर दो, जैसे BCC का नाम कर देते हैं AAA, लो। और हम इसका ये चीज भी आप चेंज कर सकते हो, जो सिलेक्शन है ना, जो अभी सिलेक्शन इतना है, मैं इसमें से कुछ और बढ़ा देता हूँ, इसको हटा के मैं यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ। अब इसका मैंने सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। तो एक मिनट, और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ए है इसका सिलेक्शन हमने बता दिया। अब अगर हम ए टाइप करके मारते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को हम कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कैल्क सीट A3 A6 क्या दर्शाता है, मतलब A3 मतलब A4 A5 और A6 तो दिया ही है, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक्सेल में सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करके। कैल्क में एक बार एक रेंज का नाम दिया है, आप उस रेंज तक कैसे जा सकते हैं, अभी मैंने बताया नेम बॉक्स की सहायता से, या तो नेम बॉक्स में टाइप करके वहां रेंज तक पहुंच जाओ,
या कंट्रोल F3 दबा लो तो भी आपको बहुत सारे रेंज जो बनाए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो दोनों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कैल्क में सीलिंग 109 का मान कितना होगा? अब यहाँ सीलिंग दे रखा है, तो सीलिंग और फ्लोर सेम कॉन्सेप्ट है, बट इतना याद रखना है कि सीलिंग में हमें अगर ये वैल्यू 9 से नहीं डिवाइड हो रही है तो बढ़ते क्रम में देखना है। 100 के बाद 101, 102, 103, तो कौन सी वो संख्या होगी, कैसे कटेगी? तो आप 100 से नीचे तो कट ही नहीं सकता है, हटा दो इसको, ऊपर ही इसका कटेगा। तो आपका सही जवाब क्या है कि भाई आपने 9 से ट्राई करो, 100 पहले 8 को ही करना पड़ेगा क्योंकि 100 के जस्ट बाद 108 ही आती है, तो वही डिवाइड हो गया, अच्छी बात है, फिर खत्म कहानी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सवाल हल हो जाएगा। कैल्क पाइवट टेबल का समर्थन करता है, यस या नो? तो इसका आंसर यस। कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन क्या है? मतलब 10 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? इसका सही मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखो 10 10 10 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, पर इसकी पावर 4 को हम क्या फार्मूला देंगे इसके लिए? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल पावर 10 का 4। आंसर आपका 10 की पावर 4 का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहां दिखा देता हूं एक बार आपको। इक्वल लिखा आपने, यहाँ लिखा पावर, यहाँ लिखा 10 कामा 4, एंटर करते ही आप ये लिखेंगे, एंटर करते ही आपको 10 की पावर 4 की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ नजर आएगी। मैं छोटा वैल्यू लेता हूँ कोई, जैसे 5 की पावर 2 कर देता हूँ, तो आपको पता है 25 होता है, लो 25 आ गया। ठीक है, मैं 6 की पावर 2 कर देता हूँ तो 36 आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो ये है। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अभी कुछ समय के बाद में रिकॉर्डेड क्लास जो थ्योरी की आती है वो आपको मिलेगी। कल वाली भी मिलेगी, आज वाली भी मिलेगी, वो दोनों क्लास मिलेगी। लाइव तो मान लिया आज की है, कल वाली तो गई। कल वाला ही ये पढ़ाया मैंने आज, और लाइव में फिर आगे हम कल आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर जो थ्योरी क्लास आ रही है उसको मिस मत करिएगा, ओके। और क्लास शाम को डेली चलती है यूट्यूब पर, वो आपको देखना है। बाकी पढ़ते रहिएगा। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई। सर फरवरी में एग्ज़ाम मैक्सिमम कब तक हो सकता है? फरवरी में भाई 15-20 फरवरी के आसपास। सर अभी अभी जनवरी फरवरी की डेट नहीं आई है। अकॉर्डिंग टू यू एग्ज़ाम फरवरी में कब हो सकता है? 15 से 20 फरवरी के आसपास कहीं हो सकता है। अभी जनवरी का होना है, अभी डेट जनवरी वालों की भी नहीं आई है, बट देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे आपको जब डेट आ जाएगी। तो सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।